ओके, अस्सलाम वालेकुम। सही है, तो हमने वेक्टर शुरू किया था लास्ट टाइम, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे और आगे इंशाल्लाह। सो जहाँ पे हमने छोड़ा था लास्ट टाइम वहाँ मैं खोल लेता हूँ। जी, एक सेकेंड। ओके, तो हमने यूनिट वेक्टर तक पढ़ा था। यूनिट वेक्टर था डायरेक्शन वेक्टर, और उसका फॉर्मूला हमने देखा था। यूनिट वेक्टर वाज बेसिकली इक्वल टू द वेक्टर डिवाइड बाय द मैग्नीट्यूड। ठीक है, इससे पहले हमने वेक्टर को ट्रेस करना सीखा था फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू द अदर। उसकी हमने एग्जांपल यहाँ पे सीखी थी, जिसके दरमियान हमने कुछ चीजें सीखी थी कि हाउ टू ऐड सर्टेन वेक्टर्स, हेड टू टेल रूल और सबट्रैक्शन रूल देखा था यूजिंग द पोजीशन वेक्टर्स। ठीक है ना, कि ए बी इज इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए वगैरह वगैरह। और इसकी हमने कुछ एग्जांपल्स भी देखी थी यूजिंग थ्री डायमेंशनल फिगर। उसके बाद हमने मिड पॉइंट की भी बात की थी, ट्रेस करना मैं सीख लिया वेक्टर को होपफुली। देन वी मूव्ड ऑन, हमने मैग्नीट्यूड डिस्कस किया, क्या होता है मैग्नीट्यूड का मतलब लेंथ है, उसका फॉर्मूला देखा। एक सेकेंड यार, मुझे आवाज से एक बार। हाँ ठीक है। सो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला देखा, व्हिच इज बेसिकली अंडर रूट ऑफ द एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जी कंपोनेंट का स्क्वायर। इससे हमें वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। और हमने यूनिट वेक्टर देखा, व्हिच इज वेक्टर डिवाइड बाय द मैग्नीट्यूड। एक जल्दी से छोटी सी एग्जांपल करेंगे एंड देन वी विल मूव ऑन। तो फॉर एग्जांपल कि अगर मैं बोलूं कि ए बी वेक्टर है 1 2 एंड -4, और क्वेश्चन लिखा है कि फाइंड यूनिट वेक्टर ऑफ ए बी, फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ ए बी। जी कैसे करेंगे, कोई जल्दी से बता सकता है? हम यूनिट वेक्टर ऑफ ए बी कैसे फाइंड करेंगे? सर सारे स्क्वायर कर लें आई जे के कंपोनेंट्स को, फिर डिवाइड स्क्वायर करवा करना दें। नहीं, पहले देखो, पहले तो फॉर्मूला पता ना, ए बी यूनिट वेक्टर कैप बनाते हैं यूनिट वेक्टर के लिए। दिस इज इक्वल टू द वेक्टर ए बी डिवाइड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी। ठीक है, तो वेक्टर है हमारे पास, मैग्नीट्यूड हमें चाहिए। अब मैग्नीट्यूड हम फाइंड कर लेते हैं। जो आप बोल रहे हैं आई थिंक वो ये बोलना चाहते हैं कंपोनेंट वाली बात। ए बी का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला यही है ना, अंडर रूट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द कंपोनेंट्स। ठीक है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द कंपोनेंट्स। सो दिस वुड बी अंडर रूट एक्स का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। ये इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 16 17 नहीं 7 21 221। सो ये आपका आ गया ये द मैग्नीट्यूड। इसकी आप डेसिमल वैल्यू निकाल सकते हैं। और अगर आपको सिर्फ यूनिट वेक्टर में आप इंटरेस्टेड हैं तो आप वेक्टर डिवाइड बाय द मैग्नीट्यूड करेंगे। वेक्टर है 1 2 -4, इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 1/√21 से, डिवाइड बाय जैसे मल्टीप्लाई 1 जैसे ही बात है। तो द यूनिट वेक्टर वुड बी इक्वल टू 1/√21, 2/√21 एंड -4/√21। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक आवाज आ रही है, समझ में आ रही है तो ओके लिख के भेज दें, हम आगे बढ़ेंगे आज इंशाल्लाह। जी क्लियर हो तो ओके लिख के भेज दें। वो मेरे रिसर्च में अभी तक समझ में नहीं आया कि आप लोगों ने कैसे क्वेश्चन का आंसर लिख दिया। मैं अभी तक हैरान हूँ। अच्छा, स्पेशली वो लोग जो बेसिक इंटीग्रेशन का स्ट्रगल कर रहे हैं, वो इंटीग्रेशन जो हमने पढ़ी भी नहीं, आप लोगों का आंसर भी निकाल लिया कैसे? उसको हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में आई थिंक, नहीं लास्ट में नहीं, उससे पहले यहाँ पे तो ये वाला क्वेश्चन था 6B। मैंने आपको ये बोला था कि अगर आप यहाँ तक पहुंच गए तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। 6B की बात हो रही है जिसकी हमने ग्रुप की तरफ से डिस्कशन की थी। आप यहाँ तक पहुंच गए तो पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि इसके आगे जो है वो ये यूज करना था आपको। इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x जो होती है वो ये वो उसका फॉर्मूला था जो हमने देखा नहीं है। उसका रीजन ये है कि हमने देखा क्यों नहीं है, क्योंकि मैं आपको चाह रहा था कि जितने भी एडिशन है सिलेबस में, चाहे वो M1 में है या P3 में है, वो हम आखिर में देखें, क्योंकि उसके क्वेश्चन अवेलेबल नहीं थे पास पेपर्स में 2019 तक। 20 में आ गया, ऑब्वियसली 20 में उसको आना था, तो खैर उसको हम देखेंगे इंशाल्लाह।
लेकिन इसके यहाँ तक पहुँचने के बाद अगर आपने डायरेक्ट लिख दिया मतलब बिकॉज दिस बिकेम √3 1/1 + u², ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू यू, और ये 2 जो है आई थिंक बाहर था। तो अगर आपने डायरेक्ट लिख दिया 1/2 tan इनवर्स x tan इनवर्स u विद द लिमिट्स √3 and 0, जो कि सही था, तो मतलब बहुत ही कमाल कर दिया आपने। आपने एग्जाम के दौरान एक नया बिल्कुल फॉर्मूला सोच भी लिया, सीख भी लिया, समझ भी लिया और कर भी दिया। तो हेड्स ऑफ। नहीं भी करते तो मैं यहाँ भी पूरे मार्क्स दे देता आपको, यहाँ तक अगर आपने सही काम किया, लेकिन ये करके आपने बिल्कुल दिल जीत लिया। ठीक है, हम फिर आगे बढ़ते हैं। यूनिट वेक्टर हो गया, और वेक्टर में हमें कोई एक्स्ट्रा चीज चाहिए, जो एक्स्ट्रा पढ़ना है बेसिकली, वो क्या है? 2 चीजें। एक तो 2 चीजें रह गई हैं बेसिक्स में वेक्टर की, वो आज हम खत्म कर देंगे इंशाल्लाह। एक तो पैरेलल वेक्टर्स। What happens when 2 vectors are parallel? Parallel, for example, this vector AB and एक और वेक्टर CD, ये पैरेलल है, ठीक है। अब अगर 2 वेक्टर पैरेलल होंगे तो होगा क्या? पहले तो एक चीज जो कि नॉर्मली लोग समझते, मतलब आई थिंक बताई नहीं जाती, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि 2 parallel vectors have the same, इनका एक चीज सेम होगी। क्या सेम होगा, कोई बता सकता है? what would be the same Gradient. for या ग्रेडियंट तो होता ही नहीं, लाइन तो है नहीं ना, ये वेक्टर इज नॉट अ लाइन ना इस वक्त। जी, इनका क्या सेम होगा आपके जैसे? हाँ, कोई कुछ बोलना चाह रहा है? मैग्नीट्यूड सेम होगा शायद। मैग्नीट्यूड नहीं, मैग्नीट्यूड कैसे सेम होगा? मैग्नीट्यूड लेंथ होती है ना, ये इसकी लेंथ कम है, इसकी लेंथ ज्यादा है। डायरेक्शन सेम होगा, बिल्कुल ठीक है। डायरेक्शन कह सकते हैं, और डायरेक्शन से मुराद हम डायरेक्शन कैसे शो करते हैं? व्हाट डू, किसी ने जवाब दिया हुआ है आई थिंक यहाँ पे, ये वनीता बिल्कुल ठीक है। द यूनिट वेक्टर, जो डायरेक्शन वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर। पैरेलल वेक्टर्स विल हैव द सेम यूनिट वेक्टर। हमने ये पढ़ा था ना यूनिट वेक्टर के बारे में। यूनिट वेक्टर को हम बोलते हैं द डायरेक्शन वेक्टर। यूनिट वेक्टर होता है डायरेक्शन वेक्टर, ठीक है। तो इन सब का हमने कहा यूनिट वेक्टर होता है वो चुनना सा पार्ट है जिसकी लेंथ 1 है और वो सिर्फ डायरेक्शन शो कर रहा है। तो इन दोनों का सेम होगा ऑब्वियसली, क्योंकि पैरेलल है, ठीक है। तो एक चीज हमें पता हो कि पैरेलल वेक्टर्स का डायरेक्शन वेक्टर सेम होता है। अच्छा, ये मेरे ख्याल से मैंने तो नहीं देखा किसी भी एग्जाम के क्वेश्चन में ये नॉलेज यूज करने को आई हो, लेकिन कर सकते हैं, आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट इतना। जो यूज करने को आता है वो बताता हूँ वो क्या होता है। वो ये होता है, अच्छा, एक तो यूनिट वेक्टर का सेम होगा, दूसरी चीज, एक और चीज, if two vectors are parallel, if two vectors are parallel, ये चीज यूज होती है नॉर्मली एग्जाम्स के अंदर, जो कि क्वेश्चन में वो क्या है कि the ratios of their x, y and z components will be equal। जब भी 2 वेक्टर पैरेलल होंगे उनके x के रेशियोस, मतलब एक का x डिवाइड बाय दूसरे का x वुड बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर y's वुड बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर z's। मतलब कि अगर मैं बोलूं कि 2 वेक्टर पैरेलल हैं, इसको मैं यहाँ कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल, इसकी एग्जांपल समझ में आ जाएगा आसानी से कि अगर एक वेक्टर ए बी 1 2 -3 फॉर एग्जांपल, और दूसरा वेक्टर है सी डी, ठीक है। इसको हम बोल रहे हैं कि ये -½ है, ठीक है, और ये -1 है और ये x है। तो हमें ये पता है कि इनके जो रेशियोज हैं वो सेम होंगे, और उन्होंने बोला हुआ है फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी। अगर ये चीज बोली हुई है इन्होंने, तो हमें ये पता है कि द रेशियो वुड बी सेम। तो मतलब दिस ओवर दिस 1 divided by -½ would be equal to this over this 2 divided by -1 should be equal to this over this -3 over x, ठीक है। तो ये तो पहले जिनकी रेशियो सेम होंगे अगर ये पैरेलल हैं,
ठीक है, और उनमें से जो भी अननोन होगा उसमें से आप एक कोई सा भी सेट यूज कर लें, आप इसको यूज कर लें, तो मतलब ये हो जाएगा -2 वुड बी इक्वल टू -3/x। तो x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 3/2। नॉर्मली वो इस तरीके से अननोन देते हैं और आपको फाइंड करना पड़ जाता है। तो अब इनमें से कोई से भी दो यूज कर लें, मतलब कि क्यूब पेयर बना लें और उसके लिए सॉल्व कर लें रेशियोज के लिए। एक और तरीका कुछ लोग यूज करते हैं, पर मुझे वो समझ नहीं आता, मतलब समझ तो आता है लेकिन वो बेहतर नहीं लगता मुझे। वो कहते हैं ए बी इज इक्वल टू के टाइम्स सी डी, और वो कहते हैं के की वैल्यू निकाल लें और फिर कर लें, लेकिन ये करना फजूल है मेरे ख्याल से। रेशियो मेथड ज्यादा आसान है, इससे डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। मतलब वो कहते हैं कि क्योंकि ये दोनों पैरेलल है तो समथिंग टाइम्स ये करके आएगा, जो कि सही है मैथमेटिकली स्पीकिंग, लेकिन क्वेश्चन करने के लिहाज से ये वाला बेहतर है। और हाँ, पैरेलल वेक्टर में सिर्फ यही है। अगर ये समझ में आ गई, एग्जांपल मैं कर रहा हूँ, उसका मुझे आंसर बता दें। फॉर एग्जांपल अगर हम बोलें कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी, और यहाँ पे लिखा हुआ है P, और यहाँ पे है -5, और यहाँ पे है -3, ठीक है, और यहाँ हो गया है फॉर एग्जांपल Q, ठीक है, और दिस इज 3, और ये अच्छा मैं ये कर क्या रहा हूँ, ये ए बी है और ये सी डी है, ठीक है ना, ये दोनों पैरेलल है, ठीक है। तो ये P -3 और 3 है, वो -5 Q है, और इसे हम कर लेते हैं -1। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ P एंड Q। कैसे करेंगे? P और Q की वैल्यू फाइंड करनी है। कोई बता सकता है क्या वैल्यू है P की और क्या वैल्यू है Q की? ए बी इज पैरेलल सी डी, और उन्होंने बोला कि आप अननोन की वैल्यू फाइंड करें, फाइंड द वैल्यू ऑफ P एंड Q। तो बेसिकली ये तो हमने डिसाइड कर लिया ना कि इनके रेशियो सेम होंगे, तो P/-5 शुड बी इक्वल टू -3/Q, विच शुड बी इक्वल टू 3/-1। अब इनमें से आप कोई से भी दो यूज करके जो कि कर सकते हैं, वैल्यू बता दें। P15 और Q1 देख लेते हैं बाकी लोग। P15 Q1 सर। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है, सही कह रही है। अभी तो P/-5 वुड बी इक्वल टू, जो नोन है उसको कर लो ना, 3/-1। ये दोनों नोन थे ना, तो इनको यूज किया और P की वैल्यू निकाल लेंगे। P5 वहां चले जाएगा तो ये तो 15 हो जाएगा, और फिर आप इनको यूज कर लें या किसी को भी कर लें, तो -3/Q शुड बी इक्वल टू 3/-1। तो Q जो है वो +1 आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है, ओके। यहाँ तक पैरेलल वेक्टर्स को आप ऐसे सॉल्व करेंगे कॉमन रेशियोज से, रेशियोज इनके सेम होंगे, ठीक है। एक दो चीज़ें और रह गई हैं बस, वेक्टर में खत्म करते हैं इसको, मतलब AS वाला, A2 वाला नहीं, ठीक है। मैंने कहा था ना AS और A2 का वेक्टर डिफरेंट है एक तरीके से। तो हम वो AS मतलब जो पहले AS में आता था उसको खत्म कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो ये आगे क्योंकि वैल्यू 1, उसके बाद किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें, ठीक है, ओके। सो उसके बाद हमें ये करना है कि हम एक चीज़ की डॉट प्रोडक्ट, ये भी आसान ही है, लेकिन बस इसी एग्जाम्पल के थ्रू ही करवा देते हैं। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, उसका फॉर्मूला भी मैं नहीं लिख रहा, डायरेक्ट एग्जाम्पल करा रहा हूँ ताकि आपको एग्जाम्पल से बेहतर समझ में आ जाएगा, फॉर्मूला याद होना और मुश्किल लगेगा आपको। तो ए बी जो वेक्टर है वो है 1 2 3, और सी डी वेक्टर है फॉर एग्जाम्पल 0 -1 0 -1 और 3, ठीक है। ये सी डी है और वो ए बी है, और आपसे वो फाइंड कर रहे हैं, फाइंड करने को कह रहे हैं ए बी डॉट सी डी। या तो ये लिखा होगा क्वेश्चन में ए बी डॉट सी डी, या उन्होंने लिखा होगा फाइंड द डॉट प्रोडक्ट द
डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए बी एंड सी डी। ये भी सबसे आसान है, इसमें कुछ करने का नहीं है। बस आपको क्या करना होगा, आप लिखेंगे ए बी डॉट सी डी। इसका मतलब है कि ए बी जो है 1 2 3 वो मल्टीप्लाई हो रहा है सी डी से 0 -1 और 3 से। लेकिन मल्टीप्लाई कैसे होगा, x सिर्फ x से मल्टीप्लाई होगा, तो आप बोलेंगे भाई 1 मल्टीप्लाई हो रहा है 0 से, बीच में आपने प्लस लिखना है। 2 सिर्फ y से मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू -1, फिर एक प्लस लिख देना है, और 3 इंटू 3 मतलब y से मल्टीप्लाई होगा और ऐड कर देना है। क्या आंसर आ रहा है इसका, 7। ये 7 आपका आंसर है, डॉट प्रोडक्ट। बस यही है डॉट प्रोडक्ट में, कुछ भी नहीं है। अगर समझ में आ गया तो एक छोटी सी एग्जांपल जल्दी से और कर लेते हैं। ई एफ एक और नया वेक्टर बना देते हैं जो कि है 4 3 -2। सही है। और अगर आपको ए बी डॉट सी डी समझ में आ गया तो ए बी डॉट ई एफ का मुझे आंसर बता दें क्या आ रहा है, डॉट प्रोडक्ट जल्दी से। ए बी डॉट ई एफ को फाइंड करें और मुझे इसका आंसर बता दें। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए बी एंड ई एफ। फोर होगा। 4। हाँ 4 ही होगा, बिल्कुल ठीक है 4 है, क्योंकि 1 इंटू 4 4 होगा, बाकी वो 6 और 6 में खत्म हो जाएंगे। 3 इंटू 2 6 और प्लस -3 इंटू 2 3 इंटू -2 सॉरी, तो वो भी -6 होगा, वो खत्म हो जाएगा। आंसर हमारे पास 4 ही आएगा, बिल्कुल ठीक है। तो ये डॉट प्रोडक्ट आसान चीज़ है, हलवा चीज़ है, 1 2 मार्क की आती है वैसे भी। तो डॉट प्रोडक्ट वैसे जनरली कम ही पूछते हैं, वो कुछ और पूछ रहे होते हैं, उसको यूज़ करते हैं। डॉट प्रोडक्ट को कैसे यूज़ करते हैं मैं बताता हूँ। डॉट प्रोडक्ट में कोई मसला, ठीक है। अगर ओके है तो हम आगे बढ़ेंगे। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। फॉर एग्जांपल ये वेक्टर है कोई ए बी, ठीक है, ये जा रहा है। एक और वेक्टर है सी एंड डी, ये भी जा रहा है। तो ये एंगल कितना है, नॉर्मली हम एक्यूट एंगल, कभी ऑब्ट्यूज भी आ जाता है। तो खैर ये जो एंगल है हमें ये कैसे मिलेगा, उसका तरीका है, उसका फॉर्मूला है। तो एक ये फॉर्मूला जो आपको याद हो जाना चाहिए, आई थिंक ये भी फॉर्मूला शीट में गिवन होता है आपकी। तो जो फॉर्मूला है, याद है किसी को एडवांस वाले को, क्या फॉर्मूला था, आई थिंक एडवांस था या नहीं था, नहीं था। फॉर्मूला से भी एक cos थीटा, cos थीटा कर दो इसको, cos थीटा would be equal to a dot b over a magnitude b magnitude, where a and b are vectors। a और b क्या है, वेक्टर्स है। इसको लिख लो, मैं फिर इसका एग्जांपल कराता हूँ, समझ में आ जाएगा। ये फॉर्मूला है, cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b डिवाइड बाय a मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई b मैग्नीट्यूड। ठीक है, कोई मसला तो नहीं चल रहा, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल क्या होगी, तो फॉर एग्जांपल आपको दिया मैंने ए बी जो है वो 2 1 5 है, और दिया हुआ इन्होंने सी बी। नहीं, इसमें मैं पहले ये करा लूँ, दूसरी एग्जांपल में समझाऊंगा। 2 1 जो 2 1 थोड़ा उसको 1 3 -2, ओके। और उन्होंने बोला क्वेश्चन में फाइंड द एंगल बिटवीन ए बी एंड सी बी। तो पहले तो जरा फॉर्मूला यूज करना सीख लेते हैं, सिंपल। तो फॉर्मूला हमारा ये था कि cos थीटा should be equal to a dot b over a magnitude b magnitude, where a and b are the vectors। तो मतलब वेक्टर्स को अगर मैं लिख दूं जो कि हैं, तो सॉरी cos थीटा जो है वो इक्वल हो जाएगा ए बी
डॉट, अच्छा डॉट का मतलब डॉट प्रोडक्ट है ना, न्यूमरेटर में डॉट प्रोडक्ट है, ab डॉट cb डिवाइड बाय ab का मैग्नीट्यूड इनटू cb का मैग्नीट्यूड। तो अब आपको क्या करना है, आपको ये चारों चीजें फाइंड करनी है और फॉर्मूले में इनपुट कर देनी है। तो चारों चीजें फाइंड कर लेते हैं, इसके 3-4 मार्क्स आ जाते हैं एंगल निकालने को, क्योंकि इसमें चीजें थोड़ी ज्यादा हैं, गलती के चांसेस भी ज्यादा हैं। तो जी मुझे बताएं ab डॉट cb, पहले बताएं डॉट प्रोडक्ट कितना आ रहा है ab डॉट cb, ये हम करेंगे तो 215 को हम मल्टीप्लाई करेंगे फिर -5 आ रहा है सर। 13 माइनस 2 से, डॉट प्रोडक्ट -5 आ रहा है, कोई और भी कंफर्म कर देना, ठीक है ये हाँ जी सब माइनस -5 ठीक है। ab का मैग्नीट्यूड बता दो क्या आ रहा है और cb का मैग्नीट्यूड बता दो क्या आ रहा है। सर ए का √30 आ रहा है। ab का 130, नहीं ठीक सिर्फ है। ए का, एक सेकंड मल्टीप्लाई ये क्या मतलब ab है ना ये, जी जी ए बी ठीक है। और cb √14 सर। 114, ठीक है। तो बस अब आपने अगर वैल्यूज निकाल ली है तो इनको प्लग इन कर दें यहाँ पे, द वेक्टर ab डॉट cd, ab डॉट cd की जगह आप सिर्फ लिखेंगे -5, ठीक है, डिवाइड बाय ab का मैग्नीट्यूड 230 है, मल्टीप्लाई बाय cb का मैग्नीट्यूड 14 है। नॉर्मली मैं आपको एडवाइस करूंगा कि इसको रूट में ही छोड़ दिया करें, ताकि जो आपको ओवरऑल आंसर है उसकी एक्यूरेसी बढ़ जाए, डेसिमल में ना कन्वर्ट किया करें यहाँ पे। और अब फाइनल आंसर आपको डेसिमल में देगा, तो ये cos थीटा की वैल्यू थी, तो थीटा जो नॉर्मली cos इनवर्स हो जाएगा ऊपर वाली चीज का, तो इसमें डिवाइड करें और cos इनवर्स करके आंसर बताएं क्या आ रहा है डिग्री में। $104.12। 104.12, कोई मसला इस चीज में, तो ये ऑप्टिकल एंगल बन रहा है एक। अच्छा ये ना अब एक समझने वाली बात है, पहले यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? ओके सबका ये आंसर आ रहा है 104.12, ठीक है बेहतरीन, थैंक यू। अच्छा देखें, अब दो तीन चीज़ें समझनी है एंगल के लिहाज से। पहले तो मैं कैलकुलेशन कर ली ताकि हमें बेसिक समझ में आ जाए। अब कैलकुलेशन, यहाँ पे जो गलती के चांसेस है ना, वो सबसे पहली गलती आप क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, वो आप ये करते हैं कि आप ना डॉट प्रोडक्ट निकालते हुए गलती करते हैं। गलती क्या करते हैं वो मैंने आपको बताई नहीं है। अब देखिए अगर आपने ए बी डॉट सी बी निकाला है तो ये आया, ठीक है। अगर क्वेश्चन होता, वैसे की तरह से चेंज कर रहा हूँ क्वेश्चन को, एक और क्वेश्चन एग्जांपल के ए बी इन्होंने दिया हुआ था आपको 213 और बी सी दिया हुआ था 3 - 1 4 फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब करना ही है कि आपको भी डॉट प्रोडक्ट निकालना है, अपना एंगल निकालना है बिटवीन ए बी एंड बी सी। अब होता क्या है, ए बी एंड बी सी का मतलब है कि ए बी को वेक्टर होगा यूं और बी सी को वेक्टर होगा यूं, ये एंगल चाहिए आपको। अब ये ऑब्ट्यूज भी हो सकता है और एक्यूरेट भी हो सकता है। असल में होता ही है कि अच्छा ये एंगल हमेशा इनके दरमियान में होगा और ऑब्वियसली ये इनके दरमियान में कोई पॉइंट कॉमन होना चाहिए। पहले भी हमने जो किया था ए बी एंड सी बी में बी कॉमन था, तो हमने जब भी कर सकते हैं ना, अगर कोई कॉमन पॉइंट नहीं था इनमें तो कोई एंगल तो होगा ही नहीं। मतलब फॉर एग्जांपल ए बी जा रहा है यहाँ पे कहीं और सी डी जा रहा है कि वो यू जा रहा है कोई, तो आप वो तो टच ही नहीं करते वेक्टर्स, तो एंगल कहाँ से बनेगा? कॉमन पॉइंट वो होना चाहिए इनके दरमियान, ठीक है। तो कॉमन पॉइंट तो है। अच्छा अब डॉट प्रोडक्ट लेते वक्त जो आपको ख्याल रखना है जिस चीज का, जिसमें गलती होती है वो क्या है कि इस केस में अगर आपने ये किया हो कि ए बी डॉट बी सी किया हो ऊपर और नीचे ए बी का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय बी सी का मैग्नीट्यूड और उसको इक्वल कर दिया cos थीटा के, तो आपका आंसर गलत आएगा। जबकि हमने पीछे एग्जैक्टली यही किया है, लेकिन आपका आंसर गलत क्यों आएगा मैं आपको बता देता हूँ। गलत आएगा आपकी न्यूमरेटर की वजह से। असल में डॉट प्रोडक्ट लेते हुए अपना ख्याल रखना है कि जो कॉमन पॉइंट है,
कॉमन पॉइंट जो है आपने डॉट प्रोडक्ट इस तरीके से लेना है, या तो आप लेंगे ए बी हाँ, या तो आप करेंगे सॉरी ए बी टाइम्स सी बी, जो कि हमने पिछले वाले में किया था। ए बी टाइम्स सी बी किया था ना हमने, जब ये सी बी लिखा था जानबूझ के मैंने इसको, तो आपने पिछले वाले में किया था। मतलब कि जहाँ जो कॉमन पॉइंट है वो एंडिंग पॉइंट है, मतलब ये दोनों जो है कन्वर्ज कर रहे हैं बी पे, ए और ए बी बी पे कन्वर्ज कर रहे हैं, सी बी बी पे कन्वर्ज कर रहा है। या तो आप डॉट प्रोडक्ट इस तरीके से लें, या आप इस तरीके से लें कि भाई बी ए डॉट बी सी, ये भी सही है। दोनों डाइवर्ज कर रहे हैं बी से जा रहा है ए की तरफ, बी से जा रहा है सी की तरफ, ये भी ठीक है, दोनों सेम आंसर आएगा। लेकिन अगर आपने ए बी डॉट बी सी ले लिया तो आपका आंसर गलत आएगा, क्योंकि ये कन्वर्ज कर रहा है बी पे पहुंच रहा है, ये बी से निकल रहा है, बी से डाइवर्ज कर रहा है, आपका आंसर इसमें गलत आएगा। डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, मतलब चेंज हो जाएगी, तो आपने ये नहीं करना। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता जैसे कि यहाँ पे ए बी और बी सी दिया हुआ है और आपसे उन्होंने बोला होता कि एंगल फाइंड करें, जो कि वो करते हैं कभी कभार, कम ही करते हैं वैसे, बड़ी की है लेकिन उन्होंने हरकतें, तो पहला काम क्या करना होता है हमें बिफोर फाइंडिंग द डॉट प्रोडक्ट, हमें क्या करना होता है? बीसी सर को सी सीपी भी बना करते दें। बिल्कुल ठीक, बीसी को सीपी बनाते हैं। बीसी को सीपी कैसे बनाते हैं? साइन ये भी तो चेंज वही कर रहता है देते 2 1 3, साइन चेंज कर देते हैं। बिल्कुल, हमने नेगेटिव वेक्टर पढ़े थे, अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में चले गए, बीसी की जगह सी भी चले गए तो साइन चेंज हो जाएगा। 3 की जगह -3, -1 की जगह 1 और 4 की जगह -4, बाकी वही काम है, बाकी वही जैसे हम एंगल निकालते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट के लिए आपको पता हो कि दोनों एक तरीके पे कन्वर्ज कर रहे हो या एक जगह से डाइवर्ज कर रहे हो, ऐसा ना हो कि एक कहीं और जा रहा है दूसरा कहीं और जा रहा है, तो फिर एंगल आपका गलत आएगा। ठीक हो गया। तो एक तो ये पॉइंट नोट करना है हमें एंगल्स के बारे में। एक और करना है, मैं बताता हूँ, पहले इसको सॉल्व करें, आप फाइंड कर लेते हैं इसका आंसर। तो cos theta would be equal to the dot product of 2 and 3 times -3 1 -4 डिवाइड बाय अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 1। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं पूरा आप, कोई पूछने वाला नहीं है, मतलब सही है ये। तो देखिए इसमें गलती के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो उसका ख्याल रखिएगा। 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। जी, थीटा की वैल्यू बता दें डायरेक्ट। सर अगर हम ए बी को बी ए करते हैं उससे भी आंसर सेम आता। हाँ, उससे भी सेम आता, करके देख लेगा, सेम आएगा। बी ए और बी सी करते तो भी सेम आता। सर 153.0 आ रहा है मेरा। 153.0 मान लेते हैं, बाकी लोग देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। कहीं नहीं रहे अभी तो कुछ। क्या आ रहा है भाई एंगल? जी अरीम, क्या आंसर आ रहा है? उमैर, सिमरा, साद, सलमान, मोहम्मद, सारिम, मुजम्मिल, खुशबख्त। एंगल फाइंड करना है आपने भाई, क्या एंगल आ रहा है? डॉट प्रोडक्ट कितना आया था? -17 ऐसे ही है। और रूट क्या था? रूट 14। अंडर रूट 14, अंडर रूट और यहाँ 26। पे 26। ठीक है, 153 मुझे सही लग रहा है, बाकी लोग बता दें क्या है। चलो, कोई आंसर आया अभी तक? ठीक है, 153। ओके, चलो एक ये चीज हो गई है, लास्ट चीज ना अबाउट एंगल्स। हाँ, वो याद है ना, हमने ये ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था, एएस में भी ए2 में भी हमने रिवाइज किया था। ए2 में एएस का पार्ट है वैसे, कि इस क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव या साइन पॉजिटिव, टेंजेंट पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव। ठीक है, तो मतलब 0 से 90 तक की वैल्यूज में इससे बेहतर है कि मैं ये देख लूँ, ये इसमें तो सब कंफ्यूज हो जाओगे।
ट्रिग्नोमेट्री में नहीं जाना हमने एग्जैक्टली, हमें सिर्फ मैं जरा एक चीज समझाने की कोशिश करना चाह रहा हूँ कि कॉस का जो ग्राफ है ना, कॉस का जो ग्राफ जो हमें पता है, जरा सा बस समझने के लिए 0 से 90, 90 से 180, 270 और 360, तो फॉर दीज वैल्यूज कॉस इज पॉजिटिव। तो अगर हमारा ये जो फॉर्मूला था cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b ओवर a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ कि आपका एंगल जो है वो ऑब्ट्यूज आएगा या एक्यूट आएगा, वो डिपेंड करेगा आपकी इस वैल्यू पे जब इन्वर्स करेंगे, ठीक है। वो मैं कह रहा हूँ डिपेंड करता है कि ये वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्योंकि अगर वैल्यू पॉजिटिव आई है, पॉजिटिव किसी भी चीज का आप इन्वर्स कॉस इन्वर्स करेंगे तो आपका आंसर 0 से 90 के दरमियान आएगा। करके देख लें कैलकुलेटर में, आप कोई भी नंबर लिखें पॉजिटिव, मतलब कोई भी नंबर नहीं है बिटवीन -1 और 1, ये तो हमें पता है ना, -1 और 1 के दरमियान होती है cos थीटा की वैल्यू, तो 0 आप 0 पॉइंट समथिंग लिखें तो और cos इनवर्स करें तो आंसर जो है वो पॉजिटिव ही आएगा, cos इनवर्स पॉजिटिव होगा। अच्छा वो डिपेंड करता है इस पे डॉट प्रोडक्ट पे, क्यों? क्योंकि नीचे तो हमेशा पॉजिटिव होगा, नीचे नीचे क्या है मैग्नीट्यूड है ना, वो तो अंडर रूट करने के बाद पॉजिटिव लेते हैं हम वैल्यू, और यहाँ भी हम पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, तो नीचे तो हमेशा पॉजिटिव होगा। ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव वो बताएगा कि एंगल ऑब्ट्यूज है या एक्यूट। तो अगर a डॉट b की वैल्यू पॉजिटिव है और डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो एंगल क्या होगा, एक्यूट या ऑब्ट्यूज? एक्यूट। एक्यूट होगा, बिल्कुल ठीक है। और a डॉट b की वैल्यू नेगेटिव है, जो कि हमने दो केसेस की दोनों में नेगेटिव आ रही थी, तो उस वक्त क्या होगा, ऑब्ट्यूज ऑब्ट्यूज होगा, 90 से 180 के दरमियान होगा। और फाइनली अगर a डॉट b की वैल्यू 0 आ जाए, डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आ जाए, फिर क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आ जाए तो क्या होगा? 180। नहीं 180 पे 0 थोड़ी है Infinity? बॉस, पता नहीं सर। 0 कब है cos, कौन सी वैल्यू पे 0 हो रही है cos की वैल्यू, x थीटा की कौन सी वैल्यू पे cos 0 है? 90 to 70, 90 to 90 ना, 90, तो ये ऊपर तो हम जा ही नहीं रहे ना, हम एंगल 180 के ऊपर देख ही नहीं रहे, तो 90 ना, मतलब क्या अगर यहाँ 0 आ गया तो cos इनवर्स 0 करो कितना आता है, 90। a डॉट b अगर 0 है तो मतलब 90 डिग्री था, और उसका मतलब क्या है, 90 डिग्री का मतलब होता है परपेंडिकुलर। इसको यार थोड़ा सा बेहतर करते हैं, 90 डिग्री का मतलब होता है परपेंडिकुलर। तो ये लास्ट चीज है आपके लिए समझने की कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, पहले वेक्टर्स हमने देख लिए ना, परपेंडिकुलर वेक्टर्स में क्या होता है, अगर टू वेक्टर्स परपेंडिकुलर है तो उनके बारे में एक चीज हमें समझ में आ गई, कोई बता सकते हैं क्या है, फॉर टू वेक्टर्स दैट आर परपेंडिकुलर उनका क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट 0 होगा, डॉट प्रोडक्ट। बिल्कुल डॉट प्रोडक्ट 0 का, बेहतरीन, डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। तो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, वो हमने यहाँ से प्रूफ भी कर लिया क्यों होता है, क्योंकि वो cos इनवर्स 0 90 होता है तो परपेंडिकुलर होना चाहिए, नीचे तो कुछ भी है डजंट मैटर। तो अगर डॉट प्रोडक्ट 0 है, दो वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट 0 है तो आपको पता हो गया ये दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर है, मतलब कि जो ए बी है वो बी सी से परपेंडिकुलर है, ठीक हो गया। बस वेक्टर्स में इतना ही है, इसके क्वेश्चंस ट्राई करें। और सर वही तो 270 का क्या करेंगे? 270 कुछ नहीं करेंगे, उससे आगे जाएंगे नहीं हम। भाई दो वेक्टर्स के बीच में 270 डिग्री कैसे आ सकता है ना यार, हम हमेशा छोटा वाला एंगल देख लेंगे, अगर ए बी जो वेक्टर है इसका इंटीरियर एंगल देखेंगे ना, एक्सटीरियर को हम देख नहीं रहे, ये ए बी है, ये बी सी है, ये एंगल देख रहे हैं, ये वाला नहीं देख रहे, ये देख रहे हैं, ठीक हो गया। तो डॉट प्रोडक्ट 0 होगा अगर परपेंडिकुलर वेक्टर है, ये याद रखना, वो ऐसे ही करते हैं, क्वेश्चन में बोल देंगे दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो आपके जहन में होना चाहिए उस वक्त इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, ये यूज होगी चीजें, ठीक है। वेक्टर के एएस के सिलेबस में सिर्फ यही था, A2 का सिलेबस जो है वो हम कब करेंगे हम देखते हैं, इसका भी मुझे कंफर्म नहीं कि विंटर पेपर क्लासेस हमारी होंगी या नहीं होंगी। बाकी वेक्टर से क्वेश्चन आप शुरू कर दें, असाइनमेंट मैंने कुछ देने हैं आपको, मैं दे दूंगा, और बस ठीक है, आज के लिए इतना ही है। और कुछ पूछना है किसी ने तो पूछ ले, और जिन लोगों ने वो सही किया सवाल वो मुझे प्लीज बता दें उन्होंने कैसे किया, मुझे नहीं समझ में आ सर रहा। मार्क्स कब मिलेंगे?
यार कल तक इंशाल्लाह। वैसे मार्क्स पता है नहीं दे रहे कॉलेज वाले, वो थिंक उस तरीके से कह रहे हैं शायद मिड के साथ दे, लेकिन नहीं तो आज ही मिल जाएंगे। और मैं कॉलेज से पूछा, उन्होंने बोला कि दे दो तो मैं आज ही दूंगा। सर जी सर शाहजेब से बात कर लें, वो तो गायब ही हो गए। चलो मैं पूछ लेता हूँ उनसे भी, ठीक है मैं पूछ लेता हूँ। ठीक है सही है फिर, ओके अल्लाह हाफ़िज़।